हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं अवनीश मिश्रा आज आपको क्लास 9th के एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ के नेक्स्ट टॉपिक वाष्पीकरण को समझाएंगे। वाष्पीकरण यह पदार्थ की परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन की एक भौतिक प्रक्रिया होती है, जिसको परिभाषा के अनुरूप इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो सबसे पहला शब्द इसमें आता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। द्रव का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी को जब गर्म करते हैं तो 100 डिग्री तापमान पर उस जल के सभी अणुओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और द्रव के सभी अणु वाष्पित होने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। क्वथनांक से कम तापमान कहने का मतलब है कि साधारण ताप अर्थात मौसम में उस समय की स्थिति में जो भी तापमान अवेलेबल है, चाहे वो 40 डिग्री हो, चाहे वो 45 डिग्री हो, चाहे वो 30 डिग्री हो, उस तापमान पर द्रवों के वाष्प में जो परिवर्तित होने की प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, कंटेनर में पूरा पानी भरा हुआ है कुछ इस प्रकार से। जल के अणु इस कंटेनर में विद्यमान है या जल के कण, जल एक तापमान जो कि क्वथनांक से कम होना चाहिए। क्वथनांक से कम होने पर जो भी टेम्परेचर इसको मिलता है तो द्रव के सतह के अणुओं में सबसे पहले वो तापमान अवशोषित होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव के सतह के जो अणु होते हैं, प्रारंभिक जो अणु होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वह जल के नीचे सतह के अणुओं के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। और यह प्रक्रिया लगातार चलती है। इसके बाद फिर से जो नया सतह बनेगा उसके अणु वाष्पीकृत होना शुरू करेंगे तापमान को ग्रहण करके, जो कि क्वथनांक से कम होगा अर्थात 100 डिग्री से काफी कम होगा। उस तापमान को जल के अणु अवशोषित करेंगे, द्रव के सतह के अणु अवशोषित करेंगे और अवशोषित करने के बाद वो पुनः वाष्पीकृत हो जाएंगे। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अर्थात क्वथनांक से कम तापमान पर, मतलब क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे कम टेम्परेचर वो कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। उस तापमान पर जो द्रव के सतह के अणु हैं ऊर्जा को अवशोषित करके, मतलब तापमान को अवशोषित करके स्वतः ही वाष्पीकृत होना शुरू हो जाते हैं। यही प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अर्थात हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को, जिसमें उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तब उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक आपका वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, दैट मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके कुछ मुख्य कारक हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका सतह क्षेत्र बढ़ने पर, मीन्स एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। परिभाषा रूप अगर देखा जाए तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, अतः सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अर्थात अगर सतह का क्षेत्र हम बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी और सतह का क्षेत्रफल अगर कम करेंगे तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक कपड़े को गीला कर दें और कपड़े को फैला करके धूप में डाल दें तो वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, और फिर अगर उसी कपड़े को गीला करके हम फोल्ड करके धूप में डाल दें, धूप में रख दें, तो कपड़ा देर से सूखेगा। कारण ये होता है कि जब भी हम गीले कपड़े को अधिक फैला देते हैं तो उसका जो क्षेत्र होता है, सतह क्षेत्र, वो बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि किसी भी कपड़े का मान लीजिए हम लिए हुए हैं, एक कपड़ा है जिसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है, लंबाई चौड़ाई, अगर इसको पूरा फैला करके हमने रख दिया तो ये पूरा इतना इसका क्षेत्र हो गया, ये पूरा इसका इतना ये सतही क्षेत्र हो गया। अब इस पूरे भाग पर, ये पूरा भाग जो होता है जल का अणु जिसमें मौजूद होता है, गीला होने के कारण सभी जल के अणु जो होते हैं, जल के कण होते हैं, वह तापमान को अवशोषित करते हैं जो कि क्वथनांक से कम होता है। इस आधार पर सभी जो है वाष्पित होना शुरू हो जाते हैं, वाष्पीकृत होना शुरू हो जाते हैं और जल्दी सूखने का प्रयास करते हैं और अतः जल्दी सूख भी जाते हैं। लेकिन अगर इसी कपड़े को फोल्ड करके रख दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। क्षेत्रफल कम होने के कारण जल के कम अणु जो है
वाष्पीकृत होंगे, अर्थात जो इनको तापमान चाहिए, जिस तापमान पे वाष्पीकृत होते हैं, जल सतह के अणु द्रवों के सतह से वाष्पीकृत होना शुरू होते हैं, तो इनकी जब सतही क्षेत्र कम हो जाएगी तो अणु जो है कम तापमान को अवशोषित करेंगे और कम वाष्पीकृत होंगे। अतः जब भी हम कपड़े को अधिक फैलाएंगे तो उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, मतलब कि जो भी जल के कण होंगे उसमें वह वाष्प बन करके उड़ना प्रारंभ कर देंगे, मतलब गायब होना शुरू कर देंगे, अर्थात वाष्पीकृत होना शुरू कर देंगे। और यह प्रक्रिया थोड़ी तेज होगी, लेकिन अगर उसी को हम फोल्ड करके मोड़ करके रख दें तो सतह का क्षेत्रफल जो काफी कम हो जाएगा। तो जो जल के कण विद्यमान होंगे उनमें तापमान वो कम अवशोषित करेंगे और लेयर एक के बाद एक सतह उसमें बन जाएगा। तो पहले प्रथम सतह के जो जल हैं वो वाष्पीकृत होंगे, उसके बाद दूसरे सतह के होंगे। तो इस प्रक्रिया में इस कपड़े को सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, अर्थात अगर हम कपड़े को फैला देंगे, गीले कपड़े को, उसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो जल्दी सूख जाएगा, और अगर क्षेत्रफल कम कर देंगे तो वो देर से सूखेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर जो वाष्पीकरण की दर होती है वो बढ़ जाती है, तथा सतह का क्षेत्रफल घटने पर जो वाष्पीकरण की दर होती है वो कम हो जाती है। चलिए अब हमारा दूसरा जो कारक है वो है तापमान में वृद्धि, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तापमान बढ़ने पर द्रव के अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। अगर हम द्रव का तापमान बढ़ा दें, मतलब क्वथनांक से कम ही होना चाहिए, लेकिन अगर वो क्वथनांक के आसपास वो तापमान पहुंच जाता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि 70 डिग्री, 75 डिग्री या 80 डिग्री पहुंच गया, तब उस अवस्था में जो द्रव के सतह के अणु होंगे उनको पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा मिल जाएगी कि जिससे वो वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएंगे और तेजी से वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएंगे, और एक समय आएगा कि धीरे धीरे पूरा जो द्रव होगा वो वाष्पीकृत हो जाएगा। अतः तापमान बढ़ने पर जो द्रवों के कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और वो जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होना शुरू हो जाते हैं। अतः तापमान बढ़ना भी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने का एक मुख्य कारक है। तापमान अगर कम करते जाएंगे तो वाष्पीकरण की दर भी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। चलिए अगले कारक की ओर चलते हैं। अगला जो कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है वो है आर्द्रता में कमी, और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आर्द्रता होती क्या है, ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो ह्यूमिडिटी की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आर्द्रता की, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब हवा में जो जलवाष्प के कण मौजूद होते हैं उनकी जो मात्रा होती है उसी को आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ये किस प्रकार वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प के कण जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तब उस अवस्था में जो वाष्पीकरण की दर होती है वो घट जाती है। अब वायु में अगर जल कणों की मात्रा पहले से अधिक हो, अर्थात जल कण जब ज्यादा होंगे तो वो किसी भी सरफेस पर, किसी भी सतह पर चिपक करके हमेशा उसको गीला रखने का प्रयास करेंगे, हमेशा उसको गीला रखने का प्रयास करेंगे, अर्थात जल के कण जो है वो वाष्पीकृत नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण वाष्पीकरण की जो दर होगी वो घट जाएगी। अतः आर्द्रता में कमी भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। अगर आर्द्रता में कमी आ जाए और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में कमी आ जाए, जैसे क्या होता है आर्द्रता कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब पहले से ही वायु में जल कणों की मात्रा जो होती है वो अगर अधिक होगी, जल कणों की मात्रा अधिक होगी, तब उस अवस्था में जो वाष्पीकरण की दर जो होती है वो घट जाती है। चलिए हम आखिरी कारक पर आते हैं। आखिरी जो कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है वो है वायु की गति में वृद्धि, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। वायु की गति तेज होने से जो जलवाष्प के कण होते हैं वो वायु के साथ उड़ जाते हैं। वायु की गति तेज होने पर जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके फलस्वरूप जो वाष्पीकरण की जो दर होती है उसमें कमी आ जाती है। अगर वायु बहुत तेज गति से चल रहा होता है तो आसपास के जो जलवाष्प के कण होते हैं उस वायु की गति से जो है वो उड़ जाते हैं। वायु की गति से उड़ जाने के कारण वायु के साथ ही उड़ जाते हैं, जिसके कारण जो वाष्पीकरण की जो दर होती है उसमें
कमी आ जाती है। अगर वायु की गति काफी धीमी हो तो वाष्पीकरण की दर में कमी नहीं आएगी, वृद्धि आएगी। तो वायु की गति पर भी निर्भर करता है कि वाष्पीकरण की जो दर होगी वो बढ़ेगी या घटेगी। अगर वायु की गति अत्यधिक तेज है तो उस अवस्था में जलवाष्प के जो कण मौजूद होते हैं हवा में, वो वायु की गति के साथ ही उड़ जाते हैं, जिससे वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। और अगर वायु की गति काफी धीमी होती है तो हवा में मौजूद जलवाष्प के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं, जिसके फलस्वरूप वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। अतः जो वायु की गति है वह भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है।